हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। HPSSC, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं HPSSC के जो 4 वैकेंसीज आई थी उसके रिगार्डिंग में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसकी एग्जाम की जो पेपर कुछ लीक हो गई थी, दैट्स वाई इसका एग्जाम फिलहाल पोस्टपोन हो गया था। और मैंने आपको कहा भी था एग्जाम पोस्टपोन हुआ है तो इसका फायदा उठाना है। फायदा कैसे उठाना है? अपनी स्टडी को और मजबूत करना है। जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो रिवीजन कीजिए और जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया अभी भी टाइम है, स्टार्ट कीजिए। तो दोनों के लिए काफी अच्छी बात थी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी स्पेशल हम लोगों ने इसके लिए 4-in-1 बैच निकाला था। व्हाट इज 4-in-1? 4-in-1 कहने का मतलब हो गया जो 4 आपके जो वैकेंसीज आए थे, एक जूनियर ऑडिटर, जूनियर अकाउंटेंट, जेओ अकाउंट्स और सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट, इन चारों के लिए हमने कंबाइंड बैच निकाली थी। ये हमारा कंबाइंड बैच का दूसरा बैच है। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया तो फटाफट जाओ इनरोल कर लो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम लोग सिलेक्शन तो लेके रहेंगे कि जो हमारी यूट्यूब की स्पेशल सीरीज चल रही थी जिसमें मैं आप लोगों के साथ में प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा था। 2018 का एमसीक्यू हमने ऑलरेडी आपके साथ में कवर कर लिया है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जेओए का जो 2022 में आपका एग्जाम हुआ था उसके लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से लगभग 50% सीट्स लक्ष्य एकेडमी के स्टूडेंट्स ने ही फिल किया था। ये सबसे अच्छी बड़ी बात है। ऑलरेडी मैंने इसके लिए पूरा डिटेल डाला था, आप लोग वीडियो चाहो तो यूट्यूब में चेकआउट कर सकते हो, जिसमें हमने बताया था कि कौन कौन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था इसी एग्जाम के। जी हाँ, मैं इसी एग्जाम की बात कर रहा हूँ और आज हम लोग इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। 9 क्विज क्लासेस ऑलरेडी आपका 2018 के लिए हो गया है, अब 2022 के लिए 10वां क्लास से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब करो। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता है बॉस। और ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको लक्ष्य एकेडमी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमने जाके डाउनलोड कर लो। एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी डेफिनेटली आपको ज्वाइन कर लेना है। और सबसे अच्छी बात, चूंकि होली आ रही है भाई, तो होली स्पेशल ऑफर, जी हाँ, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए हम लोगों ने लेके आए हैं होली स्पेशल ऑफर 4-in-1 बैच के लिए। जी हाँ, 4-in-1 बैच के लिए आप लोगों के लिए स्पेशल होली ऑफर है। जो कोर्स की नॉर्मल फी है वो आप सभी को पता है कि 5100 है, बट लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए सिर्फ 1600 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट है, जिसके बाद आपको लगेगा सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपए। कूपन कोड यूज करना है ऑफ 1600। क्या यूज करना है? ऑफ 1600। आपको 1600 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें हम लोग चारों चीजें देखेंगे, जूनियर ऑडिटर भी, अकाउंटेंट भी, जेओ अकाउंट्स भी और सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट भी। इसमें आपको रिकॉर्डिंग, लाइव, पीडीएफ और एमसीक्यू टेस्ट भाई सब कुछ है। एंड कोई क्वारी हो तो ऑफिस का नंबर गिवन ही है, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी किंतु परंतु पे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आप सभी लोगों को राधे राधे। पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, विच इज रिलेटेड टू इवैल्यूएशन। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा इवैल्यूएशन से रिलेटेड है, यानी कि मूल्यांकन से इनमें से कौन सा संबंधित है, हमें ये बताना है। देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर चीजें आपके सामने हैं। क्या बता रहा है? सबसे पहला है पोजीशन। पोजीशन किस चीज को दिखाता है? पोजीशन दिखाता है कि आप कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, आपसे सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, उस चीज को दिखाता है पोजीशन। तो क्या ये इवैल्यूएशन करता है? नहीं करता है। जॉब रिक्रूटमेंट, भाई जॉब की भर्ती करना कभी भी इवैल्यूएशन नहीं होता। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन। मूल्यांकन कब होता है? जब आप उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं। अगर मैं पूछूं इस टेस्ट में आपके कि तभी जो क्लास ले रहा हूं मैं, 15 क्वेश्चन है, 15 में से कितने स्कोर आए? आप बोलेंगे सर पहले पूरा 15 क्वेश्चन करने तो दो, तब तो बताऊंगा कितने नंबर आए, राइट? तो इवैल्यूएशन कैसे करोगे आप? बिना जॉब के तो इवैल्यूएशन होगा नहीं। तो रिक्रूटमेंट में तो संभव ही नहीं है, काट दो। जॉब रैंकिंग, अब ये रैंकिंग आपको दी जा रही है, आप रैंकिंग 1 में है, 2 में है, 3 में। अब ये टेस्ट देने के बाद जो 15 आउट ऑफ 15 लाएंगे वो टॉप में हो जाएंगे, जो 14 लाएंगे वो सेकंड में होंगे कि नहीं होंगे? ये रैंकिंग कैसे हुआ? हमने इवैल्यूएट किया। सो जॉब रैंकिंग से हमें क्या पता है? इवैल्यूएशन। सो आंसर नंबर सी, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉय अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेंथ इज, बोला जा रहा है कि जो कर्मचारी की जवाबदेही होती है उसकी क्या स्ट्रेंथ होती है? जवाबदेही का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी। ये अकाउंटेबिलिटी है क्या? सबसे पहले वो समझने की नीड है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है, अगर आपको हमने कोई काम दिया है तो आपको अगर वो काम नहीं होता है तो जिम्मेदारी आपकी है, क्यों नहीं हुआ ये आपको रिप्लाई देना होगा। दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर किस में आएगा अकाउंटेबिलिटी? अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो स्ट्रेंथ की बात हो रही है, अगर स्ट्रेंथ की बात, कौन होगा स्ट्रेंथ? कौन सा होगा? तो स्ट्रेंथ जो होगा वो होगा एचआर ऑडिट। जी हाँ,
ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट जो होता है वो हमारा एक एम्प्लॉय की अकाउंटेबिलिटी यानी कि उसकी स्ट्रेंथ को दिखलाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन आया था, इन इंडिया प्राइवेट सेक्टर entered into the life insurance business। बोला जा रहा है कि LIC बिजनेस में, मतलब लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में, LIC मत बोलो, LIC बिजनेस में, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में प्राइवेट सेक्टर कब एंट्री लिया था, मतलब कब उनको भी इसमें काम करने का मौका मिल गया था, कौन से ईयर में, हमें ये बताना है। एंड आंसर इज 2000। कब आई थी भाई? 2000 में उनको भी इसमें मौका मिला था काम करने का, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। ओके देखो, जितने भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन होंगे मैं सारा आपको सॉल्व करते चलूंगा, आराम से देखना है सबको, ठीक है। फिर क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो है 83.33%, अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस दिया हुआ है हमारे पास 30। तो बोला जा रहा है मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर क्या होगा। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है अगर मैं पूछूं तो भाई आप सभी को पता है कि पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। पीई रेशियो का फॉर्मूला जल्दी बोलो, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर बटे में अर्निंग पर शेयर, यही होता है। अब हमें क्या निकालना है, हमें करंट मार्केट प्राइस यानी कि हमें निकालना है करंट मार्केट प्राइस, हमें तो यही निकालना है ना, ये पूछा है हमारे से। तो क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ईपीएस को गुना कर दीजिए पीई से, और तो कुछ नहीं चाहिए आपको। ईपीएस कितना है, ईपीएस हमारे पास दिया है 30 और अर्निंग पर शेयर कितना दिया हुआ है, तो भाई परसेंट में दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख लो 833333 समथिंग कुछ लाइक, ठीक है। अगर इसको गुना किया जाए तो ये तो 9 और 8 दिया 24। ओके, ये 24 रुपया 99 पैसा आ रहा है, 24 रुपया 99 पैसा मतलब 25 रुपया। कितने देर लगे, कुछ नहीं है, मुश्किल से सेकंड भर का काम है। बस पॉइंट क्या है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर किसी को भी ये फॉर्मूला याद है भाई, आराम से 1 सेकंड का क्वेश्चन था, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बन जाएगा, राइट। चलिए बहुत अच्छे। अगला आते हैं, इफ सुपर प्रॉफिट इज 4000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, तो गुडविल क्या होगा। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीओ में, जियो अकाउंट्स में 2022, ज्यादा पीछे नहीं हूं मैं, अभी जस्ट पिछले साल का बात कर रहा हूं। ऐसे इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सोच लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे इजी हैं, आगे चल के और भी आपको मजेदार टफ भी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन हाँ अगर आपको आता है तो आपके लिए इजी है, अदरवाइज बहुतों के लिए तो ये भी पहाड़ होगा, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे इसमें सर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे निकलेगा। यहाँ कांट भी डिटरमाइन का ऑप्शन होना चाहिए था, बहुत लोग डायरेक्टली उसी को चूज कर लेते हैं। सीरियसली बोलता हूँ, यहाँ कांट भी डिटरमाइन का ऑप्शन नहीं है, नहीं होता ना तो बहुत लोग डायरेक्टली उसको चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला क्या है भाई, सिंपल सी पता है, जो हमारे पास सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट इनटू जो 100 बटे में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सिंपली आपको बस यही लगाना है। सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, सुपर प्रॉफिट है 4000 गुने में 100 और बटे में 8 जो कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, 8 बजे 40 और 35 के 50,000 भाई, 5 और 100 गुना करेंगे 50,000 आ जाएगा। कितनी देर लगे, अगेन मैंने कहा ना ऐसे इजी क्वेश्चंस आए हैं, बस पढ़ना है आपको बॉस, पढ़ोगे तो नौकरी पॉकेट में, अदरवाइज दिक्कत है। इनटैंजिबल एसेट्स किससे रिलेटेड है, चलो बताओ। इनटैंजिबल एसेट्स किससे जुड़ा हुआ है, जल्दी बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही, डी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से हमारा क्या जुड़ा हुआ है, हमारा इनटैंजिबल एसेट जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर से क्वेश्चन है, क्या है, रियलाइजेशन वैल्यू हमारे पास है एसेट का 70,000 रुपया, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन दिया हुआ है 3,000 रुपया, तो बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स बताना है। चलिए फटाफट चूज कीजिए क्या होगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करके आए हैं, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट जितने 90% स्टूडेंट है ना, लगभग वो इसको चूज किए हैं, बट आंसर इज रॉन्ग। आंसर इज बी 70,000। क्यों ऐसा, अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट याद हो
पार्टनरशिप आपने बनाया है, एक पार्टनरशिप का एग्जांपल ले लो सिंपल सा, ठीक है। पार्टनरशिप का या पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन हो जाता है, या फिर आप कंपनी ले लो, कंपनी जब लिक्विडेट होती है तो रियलाइजेशन बेसिकली हम बना लेते हैं। क्या होता है वहां पर, हम एक साइड जो भी हमारी एसेट्स है उसकी बुक वैल्यू लिख लेते हैं, और एक साइड हम लिखते हैं जो कंपनी ने जो रिसीव किया। एक तरफ पहले तो एसेट, एक तरफ लायबिलिटी, फिर जो एसेट्स का जो भी रिसीव हुआ हो, कितना रिसीव हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, ज्यादा कम दोनों हो सकता है, ठीक है। फिर एक साइड हम लिखते हैं लायबिलिटी को हमने कितना पेमेंट किया। आफ्टर दैट हम उसके बाद क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। पॉइंट। तो यहां पर क्या है, रियलाइजेशन वैल्यू ऑफ द एसेट्स। भाई ऑलरेडी बता रहा है कि जो वैल्यू है आपने डाला हुआ है वो 70,000 है। हम कौन सा वैल्यू डालते हैं सर, हम बुक वैल्यू ही डालते हैं, हम बुक वैल्यू ही मेंशन करते हैं रियलाइजेशन के अंदर में। याद रखना, हम बुक वैल्यू ही लिखते हैं। तो भाई ऑलरेडी तो लिख दिया है, तो ऑलरेडी तो बता दिया है, तो बुक वैल्यू दूसरा थोड़ी होगा, ऑप्शन नंबर बी ही होगा हमारे पास। समझ रहे हो, ये मिस्टेक्स बहुत कॉमन है जो बार बार देखा गया है, बट आज के बाद आप लोग नहीं करना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, व्हेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1900 एंड सेल 7,000 और परचेस 3,000। तीन चीज दिया है हमारे पास, परचेस दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है और COGS दिया हुआ है। निकालना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। एकदम इजी है, चलो फटाफट जल्दी से पहले खुद बनाओ। देखो ऐसे क्वेश्चन एकदम बच्चों वाले होते हैं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये बनाने की नीड है, आप लोग खुद भी बना सकते हो आराम से। फॉर्मूला क्या होता है जीपी का, तो इसमें भी बहुत लोगों ने गलती किया है, बट कोई गलती नहीं करना है। फॉर्मूला क्या होता है जीपी का, सेल माइनस COGS। अब एक बात बताओ, यहाँ पर कोई परचेस का काम है क्या, कोई काम का नहीं है भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ बरगलाने के लिए दिया है इसने, कोई काम का नहीं है। बस आपका बन गया क्वेश्चन का आंसर। कितना है, 11,000 सेल और 7900 की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बस खत्म कहानी। 1 और 3 3100 रुपए तो नहीं आ रही है ना, बिल्कुल सही, ठीक है आ गया। बस कुछ लगा कुछ नहीं लगा। बहुत लोग अब इसमें क्या करेंगे, 3100 में भाई अगर आपने 3000 घटा दिया या 3000 जोड़ दिया तो उल्टा पुल्टा आपका हो जाना है आंसर। यही सबसे बड़ी गलती है कि यहाँ पर लोग कंफ्यूजन में आते हैं। जितनी वैल्यूज लिखी हैं सब का यूज नहीं करना है, जो काम का है, जो पूछा है हमें उतने से मतलब है, बाकी जयराम जी की, राइट। और अगेन एक बार फिर से, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है बॉस अभी भी टाइम है, फटाफट जाओ, फटाफट इनरोल करो, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलेंगे। होली ऑफर स्पेशली चल रही है अभी, ठीक है, होली ऑफर है स्पेशली, जिसलिए आपको ये 3500 में मिल रहा है। अदरवाइज फिर से आपको ये 5100 रुपए, जी हाँ 5100 रहेगा। और ये हमारी सेकंड बैच है, पहली बैच ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, ठीक है, ये सेकंड बैच चल रही है। और ऑलरेडी आपको पता है कि इसमें हम पूरी की पूरी कॉमर्स जितनी भी आपके इन चारों पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, सिलेबस तो ऑलरेडी डिफाइंड है नहीं, ठीक है। तो जब हम चारों को पढ़ा रहे हैं, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इन चारों को कंबाइंड करके पढ़ने का मतलब होता है बॉस 100% चीजें कवर अप करना, कुछ भी नहीं छूटेगा, बस सही से पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड बाय, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है। चलो फटाफट कमेंट करो जल्दी जल्दी, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एंड आंसर इज CSO। कमेंट करके बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है। जी हाँ जल्दी से कमेंट करो इसका फुल फॉर्म क्या है, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। अब देखो अभी तक हम लोग अकाउंट पढ़ रहे थे, रेशियो पढ़ रहे थे, तुरंत ही इकोनॉमिक्स में ले आया। इससे पहले वाला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का था, ये भी इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। तो आपको पढ़ना सब कुछ है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको हर कुछ पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप छोड़ सकते हैं कॉमर्स में। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला जा रहा है, अगर इंफीरियर गुड्स और इनकम इलास्टिसिटी है तो क्या होगा डिमांड पर, क्या असर पड़ेगा उसका। इंफीरियर गुड्स मतलब घटिया गुड्स। अब एक सिंपल सी बात बताओ, मान के चलो अभी आपकी इनकम कम है,
ज्यादातर प्रेफरेंस क्या करते हैं लोग, अगर जिनकी इनकम कम होगी वो क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि भाई हाँ फिलहाल काम चल जाए, हमें ऐसी गुड्स की नीड है जिससे मेरा काम चल जाए, राइट। लेकिन अगर उनके पॉकेट में पैसा है, पैसा आने लगा, इनकम सोर्स बढ़ गई है, उनका पैसा कमाई ज्यादा हो गया, क्या लगता है वो सिर्फ काम चलाओ वाली गुड्स लेंगे? नहीं, उसमें वो क्वालिटी खोजेंगे। अब अगर वो क्वालिटी खोज रहे हैं, इट मींस वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड घट गई, वो बंदा घट गया बिकॉज ऑफ, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स आप कम खरीदेंगे, और वहीं अगर आपकी इनकम घटती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो इनमें क्या है, एक तरह का नेगेटिव रिलेशनशिप है। क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। क्लियर है? समझ में आया? देखो इजीएस्ट चीजें हैं, बस क्या है आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। एक बार समझ लिया बॉस, काम बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, अ फर्म एवरेज टोटल कॉस्ट 30 एट 5 यूनिट, मतलब 30 यूनिट तक आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो 5 यूनिट तक हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो 30 रुपए लग रहा है। वही बोला जा रहा है कि 32 रुपया एवरेज लगता है अगर हम 6 यूनिट बनाते हैं। मतलब आपने 5 यूनिट बनाया तो आपको कितना लग रहा है, 30 रुपए। आपने जैसे ही 6 यूनिट किया, एक आउटपुट किया, आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो 32 रुपए हो गया। पॉइंट इज, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? मार्जिनल का मतलब होता है एन एडिशनल ऑफ 6 यूनिट, फिर एन एडिशनल 1 यूनिट के बढ़ाने से जो खर्चा बढ़ा। 1 यूनिट के बढ़ाने से कितना खर्चा बढ़ा? सर 2 रुपया बढ़ा। 2 रुपया आंसर कर दे? अरे नहीं, यही गलती स्टूडेंट करते हैं। यहाँ पर भी क्या था ना कि अक्सर स्टूडेंट गलती किए, सर इसमें 30 रुपया लग रहा है, 32 रुपया लग रहा है, तो 2 रुपया एवरेज बढ़ा है, 2 टिक कर दो। गलत हो जाएंगे आप। क्यों? एवरेज कॉस्ट, ये है एवरेज, हमें टोटल देखना है। यहाँ पर लग रहा है 150 रुपया और यहाँ पर लग जाएगा 6 दूनी 12 के 2, 18 और 1 19, 92 रुपया। यानी कि जो अंतर आया वो है 42 रुपए का। कितने का अंतर आया? 42 रुपए का। सो मार्जिनल कॉस्ट इज 42 रुपीज। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 6th यूनिट इज 42 रुपीज। कितना आ रहा है? 42 रुपए आ रहा है। सो ध्यान देना है, तो ये चीज आप मिस्टेक्स ना करें तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये भी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलती करते हैं। सो बट आपको गलती नहीं करना है। मेरे ख्याल से चीज क्लियर है आपको, वही क्लियर ना? समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइस, बढ़ रही है, ध्यान से समझना, बढ़ती कीमतों में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। विच इन्वेंट्री प्राइसिंग मेथड विल रिजल्ट इन लोअर टोटल करंट एसेट। मतलब क्या है? कहने का मतलब आराम से समझ तो, ठीक है। मान के चलो आज है 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, ठीक है, ये डेट है हमारा, ठीक है। पर यूनिट जो हम खरीद रहे हैं, चूंकि राइजिंग बोल रहा है, तो हमने पहले खरीदा था 5 रुपए में, अब हम खरीद रहे हैं 10 रुपए में, फिर हमने खरीदा 12 में, फिर हमने खरीदा 15 में, फिर खरीदा हमने 17 में। मान लो हम लोग गुड्स ऐसे खरीद रहे हैं, इस प्राइस में हमारी गुड्स आ रही है। पॉइंट इज कि जो हमारे पास करंट एसेट, अब करंट एसेट है का मतलब क्या हुआ? ये जो करंट एसेट किसको दिखा रहा है? क्लोजिंग स्टॉक को। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो आपके पास बचेगा वही करंट एसेट होगा ना। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कब से कम होनी चाहिए? सबसे कम कौन सा है इसमें से? ये वाला हमारा सबसे कम है, उसके बाद ये वाला कम है, ये वाला सबसे ज्यादा हो गया ये सब तो, ठीक है। तो आपके पास कौन सा बचा रहना चाहिए? अगर हमारे पास स्टॉक्स में अगर ये सब बचा रहे, ठीक है, पेन के कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप समझने में आसान रहे। अगर हमारे पास ये डेट वाला बचा रहे, ये 5 रुपए वाला बचा रहे, तो हमारी क्लोजिंग स्टॉक्स की वैल्यू कम रहेगी। होगी कि नहीं कम होगी? आपके पास 17 रुपए वाला बचा हुआ है एक गुड्स, मेरे पास 5 रुपए वाला बचा हुआ है, किसकी वैल्यू कम हुई? मेरी। तो अब मैंने कौन सा मेथड यूज किया? ध्यान से बताओ, मैंने कौन सा मेथड यूज किया जिससे ये चीज पॉसिबल होगा? इससे अब जो हमने लास्ट में खरीदा, उसको क्या करो? जो हमने लास्ट में परचेस किया उसको आप क्या करो? फर्स्ट में सेल करो, तभी ये पॉसिबल है। जो लास्ट में खरीदा उसको पहले बेच दो। इट मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो में ये पॉसिबल होगा।
आप ये पहले बेचेंगे, फिर ये बेचेंगे, फिर ये बेचेंगे, फिर ये बेचेंगे, फिर ये बेचेंगे। पहले हमने इसको बेचा, फिर इसको बेचेंगे, फिर इसको बेचेंगे, फिर इसको बेचेंगे, और अल्टीमेटली ये बच जाएगा या फिर ये बेचेंगे। समझ में आई बात? तो अगर राइजिंग प्राइस, अब यहाँ पर से समझने वाली बात, प्राइस बढ़ रही है और बोला जाए कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सबसे कम किस में होगी, लिफो में होगी, सबसे ज्यादा किस में होगी, फीफो में होगी। अब बोला जाए कि बेचने के लिए कौन सा अच्छा है, अगर आपको सेल कर रहे हैं, आप दुकानदार हैं, आप बेचने के लिए कौन सा अच्छा है, तो बेचने के लिए भी हमारे पास लिफो होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला जाए, एक और क्वेश्चन में बोला जाए कि भाई हमें प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, हमें प्रॉफिट ज्यादा चाहिए और हम बेचेंगे करंट प्राइस पर, तो कौन सा बढ़िया? तब तो फीफो बढ़िया है, जो पहले आया उसको बेचो। अगर आप अभी 17 रुपए में बेचोगे, 17 वाला माल बेचोगे 17 में, कोई फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन 5 वाला माल 17 में बेचोगे, 12 रुपया कमाओगे। तो अगर क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है, यहाँ पर चीज समझ में आई। चलो मैं एक बार यहाँ पर थोड़ा सा चीजें डिटरमाइन आपके लिए लिख देता हूँ, ताकि आपके लिए ना थोड़ा सा इजी हो जाए चीजें, थोड़ा सा आपको ये चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग ना कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिरकार करना क्या है और सही कौन सा है, गलत कौन सा है कि नहीं। चलो देखो, यहां पर हम बात कर रहे हैं पहले तो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर लोअर चाहिए तो आपको चूज करना होगा लिफो। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर हायर चाहिए तो यूज करना होगा फीफो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बोला जाए प्रॉफिट अगर आपको हायर चाहिए तो अगेन आपको फीफो यूज करना है, और प्रॉफिट आपको लोअर चाहिए तो आपको लिफो यूज करना है, ठीक है। ये कब काम आएगा? ये सब तभी काम आएगा जब हमारा राइजिंग प्राइसिंग चल रहा होगा, तब ये तभी काम आएगा जब प्राइस बढ़ रहा होगा, घटते हुए में काम नहीं आएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी सबको, ठीक है। याद रखना, क्योंकि ये काम की चीज है बॉस। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, पहले भी आए हैं, फिर आएंगे। अब 2018 वाली में देखना, उसमें भी मैंने बताया कि ऐसा क्वेश्चन आया है, 2022 में भी आया है, आपके एग्जाम में भी आएगा। फोकस रखो, बस थोड़ा सा सिनेरियो घुमा फिरा के पूछेगा, मतलब तो यही निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्विक रेशियो 2.5 30,000 रुपए। तो बोला जा रहा है क्विक लायबिलिटी क्या हो भाई, बच्चों वाला क्वेश्चन फिर से। चलो बताओ फॉर्मूला क्या होता है। क्विक रेशियो इज इक्वल टू होता है क्विक एसेट बटे में क्विक लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी, बोथ आर सिमिलर। तो क्विक रेशियो आपके पास 2.5:1 गिवन है, और यहां पर ये दिया हुआ है हमारे पास क्विक एसेट कितना है हमारे पास, आ गया, हाँ 30,000, और बटे में क्विक लायबिलिटी कितना हो गया हमारे पास, क्विक लायबिलिटी दिया हुआ नहीं है। क्विक लायबिलिटी ऊपर ले जाओ, ये नीचे ले आओ उठा करके, और कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। यानी कि 30,000 बटे में 2.5 कितना आएगा, 12 दूना 24, 36। ओके, ऑप्शन नंबर बी, इसको आप काट छाट करोगे 12,000 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। चलिए ठीक है, क्लियर है एकदम, इजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली बढ़ गया मैं आगे। हाउ टू मेजर डेवलपमेंट ऑफ पीपल, लोगों की डेवलपमेंट कैसे निकालोगे। इकोनॉमिक का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जिससे हम बेसिकली महंगाई दर भी कैलकुलेट करते हैं, यानी कि पर कैपिटा इनकम क्या हो सकता है वो आपको कैलकुलेट करना है, तो आप उसके दम पर इस चीज को निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हम इसमें जो यूज करते हैं वो है HDI, ठीक है। क्या यूज करते हैं हम इसमें, HDI, याद रखेंगे। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन हम क्या है कि इफ प्रॉफिट आर 25% ऑफ सेलिंग प्राइस देन व्हाट इज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट। मतलब अगर मान के चलो सेलिंग प्राइस मेरा है 100 रुपए और परसेंटेज है 25%, प्रॉफिट है, देखो बड़ा आसान है, तो कितना आएगा, 25 रुपया प्रॉफिट हो गया आपको, तो 75 रुपया क्या आ गया आपका कॉस्ट हो गया,
ऐसे इसका तो आंसर डायरेक्टली लोगों को पता होता है, बट फिर भी मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ। ठीक है, 75 रुपए आ गया। अब कॉस्ट से निकालना है, अब चूंकि प्रॉफिट तो इतना ही रहेगा, तो अब इसको निकाल लो भाई, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा? तो भाई 25 रुपए आप कमा रहे हैं, 100 बटे में 75, काट लो इसको, 25 तिया 75, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, डायरेक्टली भी बन जाएगा, काम एक ही हो रहा है, राइट। तो ये तो थे हमारे 15 क्वेश्चन। आपने 15 में से कितने स्कोर किए हैं कमेंट करके बताना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4-in-1 बैच, अलग अलग बैचेस मैं पहले ही पूछ चुका हूँ भाई। मैं पिछले साल, आप लोगों को पता है कि हमने अलग अलग बैचेस रिलीज किए, तो स्टूडेंट्स के बहुत सारे पैसे लग गए थे, तो हम नहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के बहुत सारे पैसे खर्च हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस, जब भाई सिलेबस अनडिफाइंड है तो पढ़ाना बहुत लंबा पड़ता है। ठीक है, और सबसे इजी इसमें जो पार्ट है वो है जूनियर ऑडिटर, और जो सबसे टफ है वो है सीनियर असिस्टेंट। तो भाई जब आपको मैं इजी टू टफ लेकर के जा रहा हूँ, इसका मतलब ये सिंपल सा है कि इस कोर्स में आपको बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस तक हम करने वाले हैं कवर। सो डिले नहीं करना है, ऑलरेडी हमारी क्लासेस गोइंग ऑन है, इसमें आपको रिकॉर्डेड, लाइव, पीडीएफ, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलने वाला है। एंड फी भी कंसेशन में चल रही है, होली स्पेशल ऑफर। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, प्रॉपर स्टडी करते रहिए, तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे।